आदाब, मैं हूं behzad फातमी। गुज़िश्ता वेडनेसडे यानी 17 मार्च 2021 को टर्की की हुकूमत, जिसे जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी यानी AKP और नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी यानी MHP मिलकर चला रही है। इस हुकूमत ने पार्लियामेंट में एक अपोजिशन MP जिनका नाम उमर फारूक गेरगेरलीओगलू है, उनको एक वोट के ज़रिए उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप से उन्हें ख़ारिज कर दिया और उनसे MP होने के हक़ को छीन लिया। उमर फारूक गेरगेरलीओगलू तुर्की के कुर्दिश पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी HDP के एक MP थे और उन्होंने ये हक़ लाखों लोगों के वोट की वजह से हासिल किया था। लेकिन AKP और MHP ने उन्हें इस हक़ से महरूम कर दिया। जिन लोगों को उमर फारूक गेरगेरलीओगलू के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि गेरगेरलीओगलू सिर्फ़ एक पॉलिटिशियन या मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं थे, वो टर्की के एक जाने माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। पिछले कुछ सालों में जब से तुर्की की हुकूमत ने लोगों पे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू किया, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनना शुरू किया, उनके ह्यूमन राइट्स को छीनना शुरू किया और अपनी पकड़ को मज़बूत बनाना शुरू किया और किसी भी तरह की मुखालफत को मुल्क से ख़त्म करने की कोशिश शुरू की। ऐसे वक्त में उमर फारूक गेरगेरलीओगलू ने अपनी आवाज़ बुलंद की और जिन भी लोगों के साथ जुल्म हो रहा था उन लोगों की उनके ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में बात रखी। तुर्की में हुकूमत ने माहौल अब ऐसा बना रखा है कि ख़ास तौर से गुलेन मूवमेंट या हिज़मत मूवमेंट से इत्तेफ़ाक रखने वाले लोग, उसे पसंद करने वाले लोग या उनके वॉलंटियर्स या उनके सिंपैथाइज़र्स के साथ दिखना भी किसी भी तरह से उनके साथ आपका कोई रिश्ता हो, ऐसा कुछ पता होना, ऐसा दिखना, उन वॉलंटियर्स के ख़िलाफ़ अगर कुछ जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपको बहुत ही बड़े परेशानी में डाल सकता है। तो हिज़मत मूवमेंट को तुर्की की हुकूमत ने पूरी तरह से ख़त्म करने का, उससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको उनके ख़िलाफ़ हर तरह का जुल्म करने का एक कैंपेन, एक मुहिम चला रखी है। ऐसे वक्त में उमर फारूक गेरगेरलीओगलू ही इकलौते ऐसे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट थे जो सिर्फ़ और सिर्फ कुर्द्स के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि वो एक कुर्दिश पार्टी से आते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कुर्द्स के ख़िलाफ़ जो भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ ही नहीं, बल्कि हिज़मत से जुड़े हुए लोगों के ख़िलाफ़ भी जो भी जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई और वो लगातार इस चीज़ को करते रहे। कुछ ख़ास चीज़ें, कुछ ख़ास जुल्म जो दुनिया में तो जिसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन तुर्की में उसके बारे में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। तुर्की में क्योंकि ना तो ऑफ़ कोर्स गवर्नमेंट तो जुल्म खुद ही कर रही है, तो ना तो अपोजिशन पार्टीज़ इस तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ कुछ कह पा रही हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि माहौल ऐसा बना रखा है, गवर्नमेंट ने ऐसा डर का माहौल बना रखा है कि अपोजिशन पार्टीज़ को भी हिज़मत के लोगों के साथ दिखना या उनके ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में डर लगता है। तो अपोजिशन पार्टीज़ भी इसके बारे में कुछ भी बात नहीं करती। टर्किश मीडिया भी पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो भी कुछ भी नहीं कहते। लेकिन ऐसे माहौल में भी गेरगेरलीओगलू ने बहुत ही बुलंदी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही बड़ा जज्बा दिखाते हुए हिज़मत के लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई। अगर वो ना हो, अगर हम गेरगेरलीओगलू की बात ना करें, अगर शायद वो नहीं होते, तो तुर्की के अंदर हिज़मत के लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के बारे में बात करने वाला कोई भी इंसान नहीं होता। दुनिया चाहे कितनी भी बात कर ले, लेकिन तुर्की के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो गेरगेरलीओगलू की तरह बुलंदी के साथ पार्लियामेंट के अंदर
हिज़्मत के मासूम लोगों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा हो। कुछ ख़ास जुल्म जो कुछ ख़ास ज़्यादतियाँ जो हिज़्मत के लोगों के साथ ख़ास तौर से हो रही हैं, लेकिन वो सिर्फ़ उन तक ही महदूद नहीं हैं, दूसरे लोगों के साथ भी, कुर्द्स के साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन हिज़्मत के लोगों के साथ जो कुछ ख़ास जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उन और जिनके बारे में गेरगेरली ओलू ने पार्लियामेंट में बात की, मैं उनमें से कुछ का ज़िक्र इस वीडियो में करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहली चीज़ फ़ोर्स्ड डिसअपीयरेंस है। फ़ोर्स्ड डिसअपीयरेंस टर्की में एक बहुत ही आम बात हो चुकी है। तुर्की की हुकूमत ने अब ख़ुद से इत्तेफ़ाक नहीं रखने वाले लोगों के ख़िलाफ़ या जो हिज़्मत से इत्तेफ़ाक रखते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ या कुर्द्स के ख़िलाफ़ फ़ोर्स्ड डिसअपीयरेंस का एक मुहिम चला रखा है। वो उनको इस तरह के लोगों को सड़क से, उनके घरों से, उनके ऑफ़िस के बाहर से किडनैप करते हैं। अपने इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट्स के को इस काम पे लगाते हैं और वो उन लोगों को किडनैप करके, एब्डक्ट करके किसी सीक्रेट लोकेशन पे या किसी डिटेंशन सेंटर में या किसी पुलिस स्टेशन पे ले जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ टॉर्चर किया जाता है। ये बात अलग-अलग रिपोर्ट्स में जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, चाहे वो एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या ह्यूमन राइट्स वॉच हो या यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट्स में या अमेरिका की रिपोर्ट्स में, इस तरह की बातें बहुत बार आ चुकी हैं। इन सारी रिपोर्ट्स में इसका ज़िक्र हो चुका है, लेकिन तुर्की के अंदर बात करने वाला इसके बारे में कोई भी नहीं था। दूसरी चीज़ स्ट्रिप सर्च। स्ट्रिप सर्च भी ख़ास तौर से अभी तुर्की में बहुत ज़्यादा हो रहा है और स्ट्रिप सर्च, ये बात बताने में भी, इसके बारे में ज़िक्र करने में भी मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ये तुर्की की हकीकत है। हिज़्मत से, ख़ास तौर से हिज़्मत से जुड़ी हुई औरतों को टर्किश पुलिस अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में उनको नंगा उनकी तलाशी ले रही हैं। ये प्रैक्टिस, नंगी तलाशी की प्रैक्टिस भी टर्की के अलग-अलग शहरों में आम हुई हैं। ये बहुत बार अलग-अलग मौक़ों से ऐसी ख़बरें आती रही हैं और बहुत सारी औरतों ने भी निकल के इसके बारे में गवाही दी है। उन्होंने अपने साथ जो हुआ उसको बुलंदी के साथ सोशल मीडिया पे और दूसरे पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे बताया है, उसका बयान दिया है। लेकिन इन औरतों को भी हिम्मत तब मिली जब उमर फ़ारूक गेरगेरलीओğlu ने इस तरह के एक हादसे का ज़िक्र पार्लियामेंट में किया। तुर्की का एक शहर है उशाक, वहाँ 30 लड़कियों को, यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियों को इसी तरह से उनकी नंगी तलाशी ली गई थी। जिस चीज़ का ज़िक्र उमर फ़ारूक गेरगेरलीओğlu ने पार्लियामेंट में किया, जिसके बाद सैकड़ों औरतें निकल कर आईं और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी पिछले कुछ सालों में इस तरह की ज़्यादती उनके साथ भी हुई है। इस तरह का जुल्म उन्हें भी देखना पड़ा। इस बात का बयान सैकड़ों और औरतों ने दिया। तो ये तो दूसरी चीज़ थी स्ट्रिप सर्च। और तीसरी चीज़ जिसके बारे में तुर्की के लोगों ने गेरगेरलीओğlu की वजह से जाना, जिसके बारे में दुनिया तो बात कर रही थी लेकिन तुर्की के अंदर और कोई नहीं बात कर रहा था गेरगेरलीओğlu के अलावा, वो है प्रेग्नेंट औरतों का जेल में जाना। या एक तो प्रेग्नेंट औरतों को जेल में डालना, या दूसरी चीज़ जो औरतें प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह से अरेस्ट होने से बच गईं, वो जब डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं तो डिलीवरी के बाद उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल से अरेस्ट करके उनके बच्चे के साथ उन्हें जेल ले जाने के हादसे, इस तरह के भी दर्जनों हादसे हुए हैं टर्की में। बहुत सारी औरतों को जो प्रेग्नेंट हैं या जिन्होंने अभी बस किसी बच्चे को पैदा किया है,
उनको डिलीवरी की हो, उन औरतों को उनके बच्चों के साथ जेल में डालने के हादसे बहुत सारे हो चुके हैं। और इसके बारे में भी तुर्की के लोगों में, तुर्की के अंदर रह रहे लोगों को गेरगेरलीओğlu से ही इस तरह की बातें पता चलती रहीं। तो गेरगेरलीओğlu, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कुर्दिश मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट नहीं थे, कुर्दिश एमपी नहीं थे, बल्कि साथ ही साथ वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे। और जिसके होने की वजह से उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नज़रअंदाज करते हुए किसी के भी साथ जुल्म हो रहा हो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का काम उन्होंने तुर्की के अंदर किया। और जिसकी वजह से फाइनली गवर्नमेंट इतनी रेस्टलेस हुई, इतनी उनकी वजह से वो डिस्टर्ब्ड थी कि आज उन्हें पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया। तो एक तो रही बात गेरगेरलीओğlu की एक्टिविज़म की, जो उन्होंने एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे किया, जिसकी वजह से उन्हें ये आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि वो उनको अपने मेंबर ऑफ़ जो वो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट बने थे लाखों लोगों की वोट की वजह से, वो हक उनसे छीना जा रहा है। दूसरी चीज़ है तुर्की के अंदर कुर्दिश पार्टी के ख़िलाफ़ या कुर्द्स के ख़िलाफ़ नफ़रत। एचडीपी वही पार्टी है जिसने 2015 के एक इलेक्शन में एकेपी को उसके पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी से महरूम किया था। जब से एकेपी पावर में आई है 2002 से 2015 तक, एकेपी ने कभी भी पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी को लूज़ नहीं किया था। हमेशा वो एकेपी ने अकेले गवर्नमेंट बनाई पूरे टेन्योर में, 2002 में जब वो पहली बार पावर में आए और 2015 तक। लेकिन 7 जून 2015 में एक जनरल इलेक्शन हुआ जिसमें एकेपी के वोट शेयर में 9% की कमी हुई, 9% का डिक्लाइन हुआ। और एचडीपी जो आम तौर पे 6-7% का वोट शेयर रहता था, उनका 7% के आसपास उनके वोट शेयर में इंक्रीज़ हुआ। उनकी 7% के आसपास उनके वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई। तो उस इलेक्शन में हुआ ये था कि एकेपी के जो कुर्दिश सपोर्टर्स थे, उन्होंने एकेपी के बजाय एकेपी के बहुत सारे कुर्दिश सपोर्टर्स ने एकेपी के बजाय एचडीपी को वोट दिया था, जिसकी वजह से एचडीपी का वोट बढ़ा था और एकेपी का वोट कम हुआ था। जब ये हुआ और जब एचडीपी के को चेयर ने, जिनका नाम सेलाहतीन देमिरताश है, उन्होंने ये कहा कि हम तुर्की में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी लाने नहीं देंगे, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के हम ख़िलाफ़ हैं, जो रजब तय्यिप एर्दोग़ान उस वक्त चाहते थे। 2015 की मैं बात कर रहा हूँ अभी। रजब तय्यिप एर्दोग़ान उस वक्त एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी चाहते थे। पहले जैसे हिंदुस्तान में सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है और प्रेसिडेंट बस एक सेरेमोनियल पोस्ट है, तो वैसा ही तुर्की में था। लेकिन क्योंकि रजब तय्यिप एर्दोग़ान ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए थे, इसलिए वो चाहते थे कि प्रेसिडेंसी के ऑफिस में प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हों, और वो उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। तो उसी वक्त एचडीपी ने, ये जो कुर्दिश पार्टी है, उसने और उसके को चेयर सेलाहतीन देमिरताश ने कहा था कि हम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी के ख़िलाफ़ हैं और हम किसी भी तरह से इस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी को टर्की में आने नहीं देंगे। इसकी वजह से जब और इस तरह की बातें करते हुए जब एचडीपी ने इलेक्शन में अपने वोट शेयर को बढ़ा लिया और एकेपी के वोट शेयर में कमी आ गई, एकेपी का नुकसान हुआ, तो उसके बाद अचानक ही तुर्की में एचडीपी को बदनाम करने के लिए तुर्की हुकूमत ने कुर्द्स के ख़िलाफ़ दोबारा एक जंग शुरू कर दिया। जो एक पीस नेगोशिएशन चल रहा था कुर्द्स और टर्किश स्टेट के बीच,
उसको ख़त्म कर दिया अचानक और एक जंग शुरू कर दिया, ये दिखाने के लिए कि HDP कुर्द्स एक कुर्द्स के बीच एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको PKK कहते हैं। तो PKK और HDP दोनों ही एक हैं, इन दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है। ये और ये HDP भी तुर्किश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है, ये तुर्किश स्टेट के ख़िलाफ़ है और इसलिए हमें इसे ख़त्म करना है। तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें कुर्द्स को बुरा दिखाना और उनके ख़िलाफ़ जंग शुरू करना। और जब कुर्द्स के ख़िलाफ़ जंग हो रही है तो कुर्दिश पार्टी जो है HDP, उसके ख़िलाफ़ भी जंग करना और उनको बताना कि ये भी बहुत ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी तुर्किश स्टेट के ख़िलाफ़ हैं और इनका होना तुर्किश स्टेट को उससे नुकसान पहुंचेगा और आम तुर्क लोगों के लिए ये लोग ख़तरनाक है, इसलिए इनको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने उस वक्त HDP के लिए एक माहौल बनाया था और उसके बाद उसके जो को-चेयर हैं सलातिन देमिरताश, उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाया, उनको दहशतगर्द कहने लगे। ये इस तरह की चीज़ें चलती रहीं और साथ ही साथ उस वक्त तुर्की में उन्होंने ये इंश्योर किया कि AKP क्योंकि अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी, 41% ही उनका वोट था, 41% ही उनके पास वोट शेयर उनका 41% था, जिसका मतलब है कि उनको किसी न किसी पार्टी के साथ, किसी और पार्टी के साथ कोalition में गवर्नमेंट बनाना था। लेकिन ये बात रजब तैयब एर्दोग़ान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कि कोalition में गवर्नमेंट बनाई जाए। तो उन्होंने इंश्योर किया कि मुल्क में किसी भी तरह की कोalition गवर्नमेंट ना बने, AKP अकेले दोबारा आए और इसलिए अचानक ही कुर्द्स के साथ जंग शुरू हो गई। अचानक ही मुल्क में बॉम्ब ब्लास्ट्स होने लगे अलग अलग शहरों में, जिनमें एक ब्लास्ट तुर्की के साउथ में एक शहर है सुरुच नाम का, वहाँ पे हुआ जिसमें 32 लोगों की जान गई। फिर एक ब्लास्ट अंकारा में हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जान गई और इन सारे सुरुच में और अंकारा में दोनों जगहों पे ही कुर्द्स को टारगेट किया गया। तो मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी का माहौल बना। ऐसा हुआ कि जैसे अगर AKP सिंगल हैंडेडली अकेले पावर में ना रहे, वो गवर्नमेंट में ना रहे, वो कमज़ोर हो जाएगी अगर, तो मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, मुल्क में अफरा तफरी होगी और इसलिए AKP का ही इलेक्शन जीतना ज़रूरी है। और इस दौरान गवर्नमेंट ने ये भी इंश्योर किया कि किसी भी तरह से कोalition गवर्नमेंट ना बने। AKP ने ये इंश्योर किया कि वो दूसरी किसी पार्टी के साथ गवर्नमेंट ना बनाए और फिर ये अफरा तफरी का माहौल बना। फाइनली फिर यही हुआ कि मुल्क में एक और इलेक्शन हुआ उसी साल 2015 में ही। एक इलेक्शन जून के महीने में हुआ था और दूसरा इलेक्शन नवंबर में हुआ। नवंबर में जो इलेक्शन हुआ तो उससे पहले उस नवंबर के इलेक्शन से पहले मुल्क में एकदम ही अफरा तफरी का माहौल बना और फिर फाइनली जब नवंबर में इलेक्शन हुआ तो लोगों ने AKP को वापस 50% वोट दे दिया। तो AKP जो चाहती थी कि वो अकेले गवर्नमेंट बनाए, किसी और के साथ पावर शेयर ना करे, उसमें वो कामयाब हुए और 2015 इस तरह से ख़त्म होता है। फिर 2016 में HDP क्योंकि HDP को AKP ने अपने निशाने पे ले लिया था और उसके को-चेयर सलातिन देमिरताश को, जिन्होंने ख़ास तौर से रजब तैयब एर्दोग़ान के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी वाले प्लान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, उस पे एतराज़ किया था। सलातिन देमिरताश को 2016 में हुकूमत ने अरेस्ट किया और वो आज भी जेल के अंदर हैं। 2021 की शुरुआत में हैं हम अभी और वो पिछले 4 साढ़े 4 साल से जेल में हैं। सलातिन देमिरताश यानी HDP के को-चेयर। और आज 2021 में 17 मार्च को, जैसा मैंने आपको बताया, गेरगेरलीओğlu जो सी पार्टी HDP के एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं, उनको उनके पार्लियामेंट्री सीट से हटा दिया गया, उनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया गया और उसी दिन HDP
को बैन करने के लिए टर्किश प्रोसिक्यूटर ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, टर्की के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है कि एचडीपी को बैन कर दिया जाए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हमने जैसे आपको बताया 2015 में जब एकेपी ने इलेक्शन में अपनी हार देखी, उन्होंने देखा कि उनका नुकसान हुआ है, तो उन्होंने एचडीपी के ख़िलाफ़, कुर्द्स के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ दी, एचडीपी को बदनाम करने की कोशिश की। 2015 में उन्होंने ये किया था ताकि वो इस तरह के पोलराइजेशन से, इस तरह के तुर्क वर्सेस कुर्द के बीच की लड़ाई की वजह से दोबारा पावर में आ सकें, दोबारा वो सिंगल हैंडेडली अकेले गवर्नमेंट बना सकें। वैसे ही आज जब तुर्की की हुकूमत फिर से वैसे ही बैकफुट पे है, तो तुर्की की इकॉनमी ख़राब है, तुर्की में डेमोक्रेसी की हालत ख़राब है ही, ह्यूमन राइट्स की हालत इतनी ख़राब है, वहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ के कोरोना वायरस को लेकर जो रिस्पांस गवर्नमेंट कर रहा है उसको लेकर लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, जहनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो ऐसे वक्त में फिर से एकेपी को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो कुर्द्स के ख़िलाफ़ नफ़रत को फिर से बढ़ाएं ताकि वो वोट वापस हासिल कर सकें इन केस अभी आने वाले दिनों में फिर से इलेक्शन होते हैं। तो वैसे तो इलेक्शन 2023 में ड्यू है, लेकिन बहुत ऐसी अफवाहें हैं, बहुत सारे ऐसे एनालिसिस हैं जिसके मुताबिक टर्की में अर्ली इलेक्शंस होने के चांसेस हैं। तो उससे पहले एकेपी ने फिर से कुर्द्स के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ाने का, कुर्दिश एमपी को पार्लियामेंट से निकालने का और कुर्दिश पार्टी को बैन करने का कदम उठाया है और उसकी कोशिश कर रही है। तो तुर्की की हालत, जैसे मैंने आपको बताया, वो अभी आजकल फिर से टर्किश पॉलिटिक्स बहुत ही वहाँ पे बहुत ही उथल-पुथल मची हुई है, बहुत ही ज़्यादा तुर्की की हुकूमत ख़ुद को बैकफुट पे देख रही है, सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से नहीं, डोमेस्टिक फैक्टर्स की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से भी क्योंकि अब अमेरिका में एक नई रेजिम आई है, वहाँ पे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है अब, जो बाइडेन वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं हैं, जो उसकी तरह डोनाल्ड ट्रंप की तरह अथॉरिटेरियन नहीं हैं, और जो रजब तय्यब एर्दोआन की गवर्नमेंट की रजब तय्यब एर्दोआन के अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जैसे गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, और वो वापस इस तरह की बातें कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को हम दुनिया में वापस लाएंगे, जो पिछले कुछ सालों में जिसकी बैक स्लाइडिंग हो रही थी, जिसमें अलग अलग मुल्कों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में अथॉरिटेरियनिज़म बढ़ रहा था, राइट विंग पॉपुलिज़म बढ़ रही थी, उन चीज़ों को वो कंट्रोल करेंगे और वापस ह्यूमन राइट्स को, डेमोक्रेसी को तरजीह देंगे। तो इन सब की वजह से रजब तय्यब एर्दोआन को ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो अपने आप को दोबारा मुल्क में मजबूत करें और किसी न किसी तरह से जो उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही है, पावर पे ग्रिप जो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, उसको दोबारा मजबूत करें। तो उसकी वजह से उन्होंने ये कदम दोबारा उठाया है और कुर्द्स को टारगेट करना फिर शुरू किया है। अब आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि और इसमें क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। कुछ ख़ास इस तरह की और बातें होंगी तो मैं ज़रूर इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।